हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक में। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे जाके आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। जैसा कि हम लोग अपने 9 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए खान इरफान को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 10,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार देता है, ठीक है। कह रहा है चौथे वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो उसने 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा है, उसने क्वेश्चन में केवल चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब कि जो 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज होगा हम उसमें उसको नहीं मतलब कि ऐड करेंगे, केवल चौथे वर्ष का हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग पता होगा जाके कि 10% की रेट से 4 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो हमारा कितना होता है जाके 4 साल का 10% की रेट से चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है 46.41% होता है, ठीक है। और अगर हम लोग 10% की रेट से, ठीक है ना, 3 साल का अगर हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो वो कितना होता है 33.1% होता है। तो 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 46.41% होता है और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 33.1% होता है। अगर हमें केवल चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हम लोग 46.41% में से 33.1% को घटा देंगे तो ये 3 साल का चौथे साल का जो 4th ईयर का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना आ जाएगा 13.31%, ये हमारा आ जाएगा। और वो हमसे यही वो क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन में हमसे वो इसी का मान पूछ रहा है। तो जो हमको राशि उसने दी है, हमको 10,000 रुपये राशि दी है, वो हमारा क्या है, जो राशि हम लोग निवेशित करते हैं, जो हमारा मूलधन होता है वो हमेशा हमारा 100% होता है। ये हमारा 100% का मान है। और क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि हमको 13.31% का मान बताना है, ठीक है ना। तो हम लोग परसेंट से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो ऐसे कट के इस दशमलव से 2 जीरो ये कट जाएंगे, तो उसको चौथे साल का जो ब्याज होगा 1331 रुपये प्राप्त होगा जाके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वो हमसे ये क्वेश्चन में कह रहा था और ये क्वेश्चन हमारा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन वो बोल रहा है कि किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। तो कह रहा है कि 50% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखो ऐसे क्वेश्चन में जवाब से क्या है कि इतने रुपए में एक वस्तु को बेचने पर उस पर जो लाभ होता है, फिर दोबारा बोलेगा इतने रुपए में वस्तु को बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कैसे, दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़ के उसका आधा करके, ठीक। जैसे क्वेश्चन वो कह रहा है कि 832 रुपए में जब उसको बेचा जाता है एक बार और दोबारा उसको 448 रुपए में बेचा जाता है, ठीक। तो उसका हम लोग आधा, दोनों को जोड़ के आधा करके हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, ठीक है। जब 832 और 448 को हम लोग जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1280 आ जाएगा। अब हम लोग 1280 को 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 640 रुपये। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा 640 रुपये कॉस्ट प्राइस आ गया। अब वो कह रहे हैं कि अगर उसको 50% लाभ पर वस्तु को बेचना है तो वस्तु को कितने मूल्य पर बेचेगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा जाके 640 का 150%, ठीक है। हम लोग परसेंट को हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, दोनों जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। 15 चौको 60 का जीरो हासिल 6, 15 छक्का 90 6 96, तो 960 रुपये क्या हो जाएगा 960 रुपये उस वस्तु का सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि यदि √3 tan 2 थीटा, कह रहा है कि यदि √3 tan 2 थीटा माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है तो tan थीटा इंटू सेक थीटा, तो कह रहे हैं कि tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस साइन थीटा का आपको मान बताना है, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ से क्या करें, यहाँ से हम लोग थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि हम लोग इसको लिख सकते हैं tan 2 थीटा बराबर, ये 3 इधर आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा √3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये √3 कितने का मान होता है tan में, ये हमारा tan 60 का मान होता है, ठीक है। तो यहाँ tan हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा बराबर 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और तो हमारा 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई जाके
30 डिग्री आ गई जाके। 2 से कैंसिल कर देंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। बस ये थीटा का मान यहाँ पे रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग ऐसे यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू 30 रखेंगे, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। ऐसे इससे 30 का मान कितना होता है 2/√3 और माइनस sin 30 का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √3 3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा कितना हो जाएगा जाके 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम जब इसको सॉल्व करें 4 एकम 4 -3 नीचे एलसीएम, तो 1 4 माइनस का 3/6, तो 1/6 हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी क्या, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। और ये हमारा आरआरबी एनटीपी सीबीटी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है कि विष्णु ने 3 समान दूरियां 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुल 15.5 मिनट में तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। देखो हमने मान लिया कि वो समान दूरी कितनी है जाके, वो हमने मान लिया वो समान दूरी d है। ठीक है, तो जब देखो समय बराबर कितना होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ से टोटल समय हमको दिया 15 मिनट। ठीक है, मान लें कि वो समान दूरी d है, तो d दूरी को जब वो पहले 10 की चाल से तय करता है कोई समय लेगा, फिर वो उसी d दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, फिर वो उसी d दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो उसको टोटल टाइम कितना लगता है 15.5 मिनट, 15.5 मिनट। इसी मिनट को हम लोग किस में चेंज कर लेंगे, घंटे में चेंज कर लेंगे। ठीक है ना, इसी मिनट को हम लोग क्या कर लेंगे 15.5 मिनट, तो इसी मिनट को हमने क्या कर लिया घंटे में चेंज कर लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ से डी को क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे। ठीक है ना, 1 मिनट चाल बराबर दूरी बटे। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग इनका एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इनका एलसीएम 120 हो जाएगा, यहाँ से कितने गुणा 12, मतलब कि 12d हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 4d और यहाँ कितना हो जाएगा जाके 15d हो जाएगा, बराबर 15.5/60। ठीक, अब ये हमारा ये 2 बार कट जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग जब इधर गुणा करेंगे तो 15.5 का 2 गुना 31 हो जाएगा, 12 4 16 और 15 31, इधर कितना आ गया जाके 31d आ गया। तो यहाँ से d का मान कितना आ गया जाके 1, जबकि दूरी किस में है किलोमीटर में। तो हमसे क्या करा है कि टोटल दूरी याद करनी है, टोटल दूरी वो 3 बार समान दूरी तय कर रहा था ना, तो 3d बराबर कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर। ठीक, तो 3 किलोमीटर क्या हो जाएगी टोटल दूरी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 260 मीटर स्क्वायर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 13:5 है, तो उस आयताकार मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपी सीबीटी फॉर 2020 से पूछा गया। देखो जो भुजाओं का जो अनुपात है जाके वो 13:5 है, 13:5 है। ठीक है, तो देखो जो आयत का परिमाप होता है वो क्या होता है जाके 2l + b होता है, 2l + b होता है, मतलब कि यहाँ पे भुजाएं जुड़ेंगी ना। ठीक है ना, जो आयत का परिमाप 2l + b हो तो यहाँ भुजाएं जुड़ेंगी, तो यहाँ अगर मान लिया इसको 13x, इसको मान लिया जाके 5x। ठीक, तो 13x 5x ये कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा ना। तो कहने जो हमारा आंसर होगा वो हमारा 18 का मल्टीपल होगा जाके। तो अगर हम इस क्वेश्चन के ऑप्शन को देखें जाके, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला 70 है जो कि 18 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है 72 है, ऑप्शन नंबर बी हमारा 18 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब क्यों ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी 66 है और ऑप्शन नंबर डी 68 है ना, 66 18 का मल्टीपल है ना 68, तो 72 ही 18 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमें पूरा डिटेल में ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि हरि की आय मधु की आय से 20% अधिक है, ठीक, कह रहा है कि यदि हरि की आय मधु की आय से 20% अधिक है तो मधु की आय हरि की आय से कितने % कम है, ठीक है ना। देखो मान लिया कि 20% की देखो फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है, ठीक है। तो देखो हरि और मधु, मान लिया कि मधु की आय 5 है तो हरि की आय कितनी होगी, 6। अब वो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मधु की आय है हरि की आय से कितना % कम है, तो देखो 1 कम है, ठीक, 1 किससे कम है, 6 से, ठीक। तो कितना पर 1/6 का मतलब कितना, 16/2, 16 से 2/3% की मतलब कम है। मधु की जो आय है हरि की आय से 16 से 2/3% कम है जाके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक दुकानदार फल खरीदने एवं बेचने में गलत बाट का प्रयोग कर 10% की बेईमानी करता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत। देखो जब दुकानदार, ठीक है, मतलब कि कोई वस्तु खरीदते समय भी बेईमानी करता है और बेचते समय भी बेईमानी करता है, ठीक है। मान लीजिए कि वो खरीदते समय X% की बेईमानी करता है और बेचते समय भी Y% की बेईमानी करता है, ठीक है ना। तो उसका जो लाभ प्रतिशत होता है वो AB रूल से X + Y + XY/100% होता है, ठीक है। अब देखो दोनों कंडीशन में क्या कर रहा है, 10% की बेईमानी कर रहा है ना, तो और 10% की हम लोगों को वैल्यू पता होनी चाहिए 21% होती है, ठीक है ना। 10% का वैल्यू मान पता है ना, अभी जैसे मैंने बोला 10% का 21%, ठीक है ना। और अगर तीन के लिए बोल दे तो 33.1, 4 साल के लिए बोल दे, ऐसे करके। तो AB रूल में भी मतलब ऐसे भी वो चीज़ यहाँ पे सेट बैठती है, ठीक है ना। अगर आप इसको कर भी लेंगे 10 10 20, 10 × 10 100/101 21% आ जाएगी 10% की रेट से, मतलब कि दो बार के लिए, ठीक है ना। तो उसको 21% का क्या होगा जाके टोटल प्रॉफिट होगा जाके, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग अपने, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। और बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है कि यदि बहुलक और माध्यिका का अंतर 2 है, ठीक है, तो कह रहा है कि तो अनुभवजन्य संबंध का उपयोग करते हुए माध्यिका और माध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि यदि बहुलक, ठीक है ना, बहुलक और माध्यिका का उसने अंतर कितना दिया है, उसने 2 दिया है, तो माध्यिका और माध्य का अंतर पूछ रहा है, ठीक है। देखो एक फार्मूला होता है बहुलक माध्यिका, माध्य में एक रिलेशन होता है जाके, जिसको समन नियम बोल रहा है जाके, जो भी बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर एक संबंध होता है 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य, ये एक नियम होता है, मतलब संबंध होता है तीनों में। अब देखो अगर हम लोग यहाँ से बहुलक की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी, बहुलक की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2 + माध्यिका, ये वैल्यू आ जाएगी ना बहुलक की, ठीक है ना। तो इसी बहुलक का मान हम लोग यहाँ पे 2 + माध्यिका रख देंगे, ठीक है, और बराबर में 3 माध्यिका, ठीक है, माइनस का 2 माध्य हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इधर अगर माध्यिका को इस माध्यिका में इधर लाएंगे तो ये घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 माध्यिका, और 2 माध्यिका माइनस 2 माध्य में हम लोग 2 को कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, माध्यिका माइनस माध्य आ जाएगा, और बराबर इधर कितना बचेगा 2, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से माध्यिका और माइनस माध्य, इनका अंतर कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, माध्यिका माइनस माध्य का अंतर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट की, अगले क्वेश्चन की। तो ये रिलेशन आप लोग याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा है, यदि वह वस्तु को 10% कम पर खरीदता और पिछले विक्रय मूल्य से 18 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसको 40% का लाभ होता।
तो कह रहे हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो उसने क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मान लिया कि कॉस्ट प्राइस जो है वस्तु का, कॉस्ट प्राइस जो 100 रुपये है, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपये है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा अगर वो वस्तु को 10% लाभ पर 20% लाभ पर बेचेगा, ठीक, 20% लाभ पर बेच रहा है ना, तो सेलिंग प्राइस उसका कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक। 100 का 20% 20, तो मतलब सेलिंग प्राइस 120 हो जाएगा। अगर वो कह रहा है कि वो वस्तु को 10% कम पर खरीदता है, मतलब कि यहाँ से क्या आ जाएगा नया कॉस्ट प्राइस। अगर वो 10% कम पे खरीदता है तो 100 का 10% कम कितना हो जाएगा, मतलब कि वो अब उसको कॉस्ट प्राइस 90 रुपये है, ठीक। तो वो कह रहा है कि उसको 40% का लाभ होता है, ठीक है ना, ठीक, उसको 40% का लाभ होता है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। अगर हम लोग 90 का जब 40% मतलब 4/10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 9 36, ठीक। तो अब उसका जो नया सेलिंग प्राइस हो जाएगा, जो उसका नया सेलिंग प्राइस हो जाएगा, अब वो कितना हो जाएगा 90 36 126, ठीक है। अब देखो पहले उसका देखो क्वेश्चन वो ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है मतलब कि कोई व्यापारी या दुकानदार है वो वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, ठीक, तो उसका जब 20% लाभ पर बेचेगा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120 रुपये होगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस मतलब कि क्रय मूल्य जो है 10% कम कर दिया जाए, पहले 100 था अब इसका 10% कम करेंगे, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस नया कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, ठीक। तो वो कह रहे हैं कि उसको 40% का लाभ होता है, तो 90 का 40% मतलब 4/10, ठीक, निकालेंगे तो 36 आ जाएगा, मतलब कि उसको 90 पर 36 का लाभ हो रहा है, तो नया सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, ठीक, 126 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहले सेलिंग प्राइस कितना था 120, अब कितना सेलिंग प्राइस है 126, मतलब 6 रुपये अधिक है, जबकि वो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि वो अब 18 रुपये अधिक में बेचता है। जब वो 10% कम में वस्तु को खरीदता है तो वो 18 रुपये अधिक में बेचता है, जिससे उसको 40% लाभ हो रहा था। तो ये इसका कितने गुना है 3 गुना, तो उससे क्या पूछ रहा है मूल कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, मतलब कि पहले का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो 100 की वैल्यू 3 गुना कितनी हो जाएगी 300 रुपये हो जाएगी, तो उसका जो मूल कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा 300 रुपये होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी समचतुर्भुज के आसन कोण का अनुपात 3:6 है, तो समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी। देखो जो समचतुर्भुज के जो आसन कोण होता है, ठीक है ना, तो याद रखना जाके कि जो समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज, ठीक है ना, इसमें जो आसन कोण होते हैं, आसन कोण, ठीक है ना, उनका जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो आसन कोण का जो अनुपात दिया है वो हमको क्या दिया जाके, उसने दिया है कि 3x 3:6 आसन कोण का अनुपात दिया है, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया जाके, इसको 3x मान लेंगे, छोटे कोण को बड़े कोण को 6x बराबर 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक। 3x 6x कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, ठीक। यहाँ से इसका मान कितना आ जाएगा x बराबर 20 डिग्री आ जाएगा, 9 दूनी 18 काट के 20 डिग्री आ गया। हमसे कह रहा था कि छोटा कोण हमको बताना है, मतलब हमको 3x की वैल्यू पूछ रहा है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, ठीक 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन हमारा RRB NTPC CBT फॉर 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन उसने ये बोला है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है ना, वृत्त, एक मिनट हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन आप लोग इसको होमवर्क में करेंगे जाके ना, तो एक क्वेश्चन हम लोग होमवर्क में रहेंगे, इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में मतलब इसका आंसर देना है। हम लोग बात करेंगे जाके अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है कि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित की गई धनराशि 8 वर्ष में, ठीक है, 24,500 रुपये और 13 वर्ष में 32,000 रुपये हो जाती है, तो निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो वो 8 वर्ष में कितनी हो रही है, ठीक है ना, वो 8 वर्ष में जो धनराशि है वो हो जा रही है, देखो
वो हम लोग पहले लिखेंगे जाके 13 वर्ष। देखो धनराशि 13 वर्ष में कितनी हो जा रही है, 32,000 हो जाती है, ठीक है। और 8 वर्ष में धनराशि कितनी हो जाती है, 24,500 रुपये, हाँ 24,000, 24,500 रुपये हो जाती है, ठीक है। तो देखो वो जो धनराशि यहाँ जो 5 साल में देखो ब्याज कितना होगा जाके, अगर हम लोग यहाँ 5 साल का गैप देखें, ठीक है ना, तो कितना आएगा जाके, इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका 5 साल का जो गैप होगा जाके 5 साल में ब्याज कितना आएगा, 7500 रुपये। क्योंकि साधारण ब्याज पर अगर धनराशि है तो हर साल समान ब्याज देती है। अगर 5 साल का ब्याज इतना है, ठीक है ना, अगर ये क्या है हमारा 5 साल का ब्याज है, ठीक, और हम क्या करेंगे 8 साल का ब्याज निकाल ले। 5 साल का ब्याज अगर हमको 8 साल का ब्याज निकालना है तो कितना हो जाएगा जाके, 7500 बटे 5 इंटू 8, ये हो जाएगा 1500 और 15 अट्ठे 120, मतलब कि 12,000 रुपये आ गया जाके, 8 साल का ब्याज आ गया, ठीक। तो 13 अगर कोई धनराशि 8 साल में इतनी हो रही थी, तो 8 साल में जब धनराशि 24,500 हो रही है और उसमें 12,000 हमारा ब्याज ही है, ठीक, तो वो धनराशि प्रिंसिपल कितना होगा जाके, 24,000 में हम लोग 12,000 घटाएंगे तो 12,500 रुपये हमारा क्या आ जाएगा जाके, ये प्रिंसिपल हो जाएगी, मतलब हमारी धनराशि निकल आएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, ठीक है, बस याद रखना कि जो साधारण ब्याज होता है वो तो हर साल समान मिलता है ना, अगर कोई राशि साधारण ब्याज पर दी गई तो हर साल ब्याज समान मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 12 है, यदि अगली 2 प्राकृत संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उन 7 संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो जब कभी भी आपसे मान लो कि n विषम संख्याओं का औसत कहे, ठीक है ना, तो याद रखना जाके कि n, ठीक है ना, विषम संख्याओं का जो औसत होता है, संख्याओं का जो एवरेज होता है वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा बीच वाली संख्या होती है, बीच वाली संख्या, ठीक। n यहाँ लिख लेना जाके n क्रमागत, ठीक है ना, n क्रमागत, ठीक है ना, या प्राकृत या लगातार संख्याओं का जो औसत होता है, ठीक है ना, मतलब कि उनका अंतर क्या हो, समान हो, ठीक है। या n विषम कर लो, देखो n क्रमागत प्राकृत कहो, ठीक है ना, विषम संख्या है, ठीक है। या आपसे ये कह दे कि उनमें अंतर हमेशा समान चल रहा हो, सम विषम ऐसे करके, तो बीच वाली ही संख्या होती है। अगर उसने ये बोला है कि औसत 12 है, ठीक है ना, उसने ये बोला है कि n क्रमागत 5 संख्या है ना, ठीक, तो औसत अगर उसने बोला है कि 12 है तो इसके पहले क्रमागत संख्या कितनी होगी, 11 होगी, और इसके पहले एक और 2 इसके पहले होंगी और 2 इसके बाद होंगी जाके, ठीक, क्योंकि 5 संख्या है तो बीच वाला ही औसत होता है ना, 2 इधर 2 इधर, ये बीच वाला हमारा औसत होता है, ठीक। अब वो कह रहे हैं अगर 2 संख्या और आगे शामिल कर, मतलब 15 भी शामिल हो जाए और 14 भी शामिल हो जाए, 16 भी शामिल हो जाए, 2 संख्या और शामिल कर ली गई, तो वो क्या कह रहे हैं कि औसत क्या होगा, फिर से बीच वाला नंबर, अब बीच में कौन आएगा, 3 इधर और 3 इधर, तो अब बीच में कौन आ रहा है, 13 आ रहा है, तो अब हमारा औसत कितना होगा, 13 होगा। तो याद रखना जाके अगर विषम संख्याएं हैं, ठीक, या कुल मिला के उनका जैसे कि ऐसे भी हो सकता है, मतलब कि उनके बीच का अंतर समान चलना चाहिए, ठीक। क्रमागत प्राकृत विषम हो सकता है या क्रमागत प्राकृत सम हो सकता है, तो औसत कितना होता है, हमेशा बीच वाली संख्या होती है, ठीक। जैसे वो आपसे कह रहा है 5, मतलब अब 7 हो गई, 7 का आधा कितना होगा, 3, और 3 के आगे जस्ट चौथी संख्या होगी। अब कह रहा था 5, पहले कह रहा था 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत, 5 का आधा 2, 2 के आगे तीसरी संख्या, ठीक, तो अब उसका औसत कितना हो जाएगा, 13 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे देखो क्या करे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35 और 40 से विभाजित करने पर क्रमशः 15, 20, 30 और 35 शेषफल बचता हो। देखो जब हम लोग ऐसे करेंगे जाके, ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा क्या करेंगे, ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। जैसे हमको ऑप्शन उसने क्या दिए है, पहला ऑप्शन हमको क्या दिया है
7200, ठीक है ना, 7265। और बी ऑप्शन हमको कितना दिया है 1395, ठीक है। और सी ऑप्शन हमको कितना दिया है 1240। और डी ऑप्शन हमको कितना दिया है 1860। वो कह रहे हैं कि इनको जब 20 से विभाजित किया जाता तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा आप डिवाइड करके देख लो। हम लोग चलो 20 से ही इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगा रहे हैं। जब हम लोग इसको 20 से डिवाइड करेंगे जाके, ठीक है ना, तो 20 यहाँ 60 हो जाएगी। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे लास्ट में 60 आएगा, तो 60 तो 60 तो पूरा पूरा हमारा कटता ही ना 20 से, तो हमारा कट जाएगा, मतलब यहाँ 5 बचेगा, ठीक है। ऐसे अगर हम लोग 95 को देखें तो लास्ट के 2 ही अंक आप लोग देख लो। 95 क्या मतलब 80 तक पूरा पूरा कट जाएगा। तो यही यहाँ पे शेषफल कितना आएगा, यहाँ पे शेषफल आ रहा था 5, यहाँ पे शेषफल कितना आएगा 15। अगर यहाँ पे देखें तो 40 20 से कट जाएगा, 60 देखिए ये भी, तो मतलब ये तो पूरे पूरे हमारे कट ही जाएंगे, ठीक है। ये हम लोग 0 0 कट जाएगा, समय पूरी संख्या कट ही जाएगी जाके। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ये भी नहीं होगा। यहाँ पे हमारा 5 शेषफल आ रहा है, यहाँ हमारा 15, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या, केवल 20 से ही चेक हो गया जाके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को आप हमेशा ऑप्शन से ही किया करो, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करें, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 105 व्यक्ति किसी, ठीक है ना, कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर बोला है कि लेकिन उनके द्वारा 8 दिन तक एक साथ काम करने के बाद उनका मालिक कहता है कि कार्य कुल 29 दिनों में पूरा हो जाए, ठीक। तो कार्य को समय से पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को नियोजित करने की आवश्यकता है। देखो हमने ये मान लिया कि जब एक फार्मूला होता है M1 D1 बराबर में M2 D2, ठीक है ना, ये फार्मूला होता है। अगर हम टोटल कार्य निकालें तो जब 105 व्यक्ति हैं तो वो कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, तो वो कार्य को 36 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं, 36 दिनों में करते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ये 105 व्यक्ति है, इन्होंने कार्य तो किया, लेकिन कितने दिनों तक कार्य किया, 8 दिनों तक कार्य किया, ठीक। अब वो कह रहा है कि कितने और व्यक्ति शामिल हो जाए जिससे कार्य 29 दिनों में समाप्त हो जाए। तो मान लिया कि अब टोटल व्यक्ति x हैं, ठीक है, और टोटल कार्य 29 दिनों में ही समाप्त करना है, जबकि 29 दिनों में कार्य करना है ना, तो 29 में से हम लोग 8 घटा देंगे क्योंकि 8 कार्य हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो ये 105 इधर आ जाएगा, तो इसको ये वाला हम लोग पद पूरा उठा लाएंगे, तो 105 कॉमन हो जाएगा, तो 36 माइनस 8 बचेगा, ठीक। अब इधर क्या हो जाएगा 29x माइनस, सॉरी, इसको अगर हम लोग घटाएंगे 29 में से 8, ये 21x बचेगा, ठीक है ना। और 21x, ठीक, 21 25 कितना होता है 105 होता है। अब 36 में से 8 जाएगा तो ये कितना बचेगा, ये हमारा 28 बचेगा, ठीक है ना। तो x बराबर 28 25 140 होता है। तो ये तो अब के हमारे टोटल व्यक्ति हो गए, ठीक। जबकि वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कितने और व्यक्तियों को की आवश्यकता होगी, ठीक। तो पहले तो 105 व्यक्ति थे ही, अब टोटल व्यक्ति यहाँ पर कितने हो गए थे 140, मतलब कि जो व्यक्ति होंगे जाके 140 माइनस का 105, मतलब कि अब उसको 35 व्यक्तियों की और आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग इतने, मतलब वैसे 15 ही क्वेश्चन करते हैं, और एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दे दिया है, ठीक है ना। आप लोग उसका क्वेश्चन में आंसर देंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन में उसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस आप लोग उसको करना, हम लोग उसको अगली क्लास में कराएंगे।